नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा गर्माहट लिए हुए है। उत्तर प्रदेश इसलिए गर्माहट लिए हुए है कि यहाँ बहुत एक शिफ्टिंग जो हुई थी पिछले चुनाव में, वो शिफ्टिंग फिर से जो है अपने एक रूपाकार अपना ले रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जिससे कि पूरी की पूरी फिजा अलग अलग तरीके से गुत्थियों में उलझती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आज के लाइव की शुरुआत में ही मैं आप के सामने रोहित वेमुला की पुण्यतिथि है। आज 6वीं पुण्यतिथि है। हम रोहित वेमुला के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोहित वेमुला का जीवन और उनकी जो मृत्यु है हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल, संस्थागत हत्याओं को लेकर बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उसने छोड़ा है। और लगातार यह प्रक्रिया रुकी नहीं। आप देखिए, रोहित वेमुला के बाद पायल तड़वी की मौत भी हुई जाति उत्पीड़न के कारण से। और आप देखिए कि नियुक्तियों में जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है, उनके तमाम सारे अधिकारों को लगातार जो है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में रोहित वेमुला की हत्या हमारे सामने, सांस्थानिक हत्या हमारे सामने कई तरह के ऐसे सवाल खड़े करती है जो आज भी हमको एक तरह से आप कहिए कि वो उस दिशा में बढ़ने की बात करती है। और इसी संदर्भ में जब हम चुनाव की बात करते हैं, अभी देखिए हमने जो विषय रखा है कि चुनावी बिसात पर जो बहुजन राजनीति के दांव हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ समय से भाजपा के 14 विधायकों ने, मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे और इधर आए, और उन्होंने एक तरह जो पिछड़ी राजनीति, दलित राजनीति, बहुजन राजनीति का जो सिरा छूट गया था उत्तर प्रदेश में, लगता था कि अब धर्मोन्माद ही यहाँ का एक सत्य होगा, अब वो झुठलाया जा चुका है। जो सवाल पहले बन रहे थे और जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि धार्मिक उन्माद फैलाकर मंदिर मुद्दे को उठाकर उभार कर इस पूरे चुनाव को अपने तरीके से उसकी हवा बना दी जाएगी, अब वो हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सवाल जो है दूसरे तरीके के उभर रहे हैं। अब गठबंधन को लेकर और गठबंधन के जो मूल तत्व है, खासतौर से संवैधानिक अधिकारों को लेकर और सामाजिक न्याय को लेकर जो सवाल हैं, लोग अपना माइक बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा घरघराहट आ रही है। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक बंद कर, म्यूट कर दें। तो जो गठबंधन हो रहा है उसमें सामाजिक न्याय की बिखरी हुई शक्तियां लगातार जो है एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, और जो धर्म का मुद्दा था, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया था बीजेपी के द्वारा, वह मुद्दा पीछे छूट गया है अभी। लेकिन अभी कुछ घटनाक्रम ऐसे भी हुए हैं जिसको लेकर संदेह की स्थिति लगातार बढ़ रही है। इन्हीं विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे बीच में जाने माने इतिहासकार, कथाकार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और ताहिरा हसन जी हमारे बीच में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है उनका। और हमारे बीच लगातार सक्रिय रहने वाले विद्याभूषण रावत, सामाजिक चिंतक, लेखक और विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। तो और अभी शिवदास भी जुड़ गए हैं। शिवदास बनारस में रहते हैं और बहुत युवा पत्रकार हैं। उनकी राजनीतिक समझदारी तमाम सारे मुद्दों पर चकित करती है, क्योंकि वे लगातार देखते हैं, अवलोकन करते हैं और अपनी राय बहुत सोच समझ कर रखते हैं। शिवदास का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये बात करते हैं अभी, जैसे कल शिवदास अपनी माइक जरा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और हम कल से शुरुआत करते हैं। कल चंद्रशेखर रावण ने सपा के दफ्तर में जिस तरीके से समझौते की बात हुई और समझौता
नहीं बन पाया, और फिर उसके बाद वो निकल गए और फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि अखिलेश यादव ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, और महत्व नहीं देने की वजह से क्या है कि उनको वो आहत हुए हैं। अगर उनको छोटा भाई वे मान लें तो वे भाजपा को हराने में उनकी मदद करेंगे। एक भावुक अपील उन्होंने की। इस जो जद्दोजहद चल रही है और जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है उसमें भावुकता की जगह गहरी वैचारिक समझ की जरूरत है। मैं विद्या भाई की तरफ चलना चाहूंगा। उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति के इन तमाम सारे पेचों की बहुत अच्छी जो उनकी समझ है, वो उसकी उसकी तरफ की वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, विद्या भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भाई। और देखिए, चुनाव का टाइम होता है तो गठबंधन बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, नेता फौज सहित आते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि जो हमारे प्रदेशों की राजनीति है वो परिवारों के इर्द गिर्द ज्यादा है। हम लोगों को, जो बौद्धिक लोग अपने आप को कहते हैं, उनको खराब लगता है, लेकिन जनता स्वीकार कर रही है उनको सबको। और एक बड़ा तबका उनका, और विधानसभा में क्योंकि सीटें थोड़ा छोटी होती हैं तो मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं लोग। जिस जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, अपने अपने समुदायों का है, समुदायों के अंदर एक गुस्सा अभी भी है। और ये जाहिर करता है कि जो दलित और बहुजन की जो राजनीति जो उत्तर प्रदेश में है, भाजपा भी उसी का इस्तेमाल कर रही है। उसमें जो है अनेक जातियों में जो है असंतोष है आपस में। और जातियों का असंतोष है वो बड़ी वाली जात के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी के खिलाफ ज्यादा है कि भाई इसको ज्यादा मिल जाए कि मेरे को मिल जाए। तो जो 2017 में जो है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल जो है आरएसएस ने किया। यानी कि मैं उस बात को बार बार बोलता हूँ कि छोटे अंतर विरोधों को जो है उसने बड़ा बना दिया। और बड़ा बना करके जो है अपने आप तो वो एम्पायर की भूमिका में आ गए जो बड़ी जातियां हैं, और छोटी जातियों को आपस में जो है एक दूसरे का उन्होंने गेम खेला पूरा इस तरीके का। जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए, मैं इस बात को बहुत पहले से बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है वो है बहुजन समाज पार्टी। वो अभी भी उतनी कमजोर नहीं हुई है। हम समझ सकते हैं कि हमारे असंतोष है उसके प्रति बहुत सारे लोगों के, और वो बिल्कुल जायज भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन उनके पास में जैसे एक फिगर है, मायावती जो है वो अभी भी स्टैंड करती हैं। और चंद्रशेखर जो है उसको कुछ हद तक मीडिया ने बहुत हाइप किया। उसको भाजपा ने भी पहले बहुत काफी उनको प्रमोट किया, ताकि उनको लगता था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वोट है उस पे सेंध लगेगी तो असर जो है उनको फायदा होगा। लेकिन जब ये देख लिया कि पूरा गेम, चंद्रशेखर भी जो है उनको लगा कि समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे, और एक उनको वो जिस प्रकार की सीटें मांग रहे थे, ये पार्टियां हैं बहुत पुरानी हैं। और अखिलेश भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं। तो वो देखिए, एक एनजीओ के स्टाइल में काम करना और एक जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आके काम करने में बड़ा फर्क है। तो ये जो फर्क इस चीज का है कि कहीं ना कहीं पर जो है इनको जो लग रहा था कि भाई हमको ज्यादा सीटें मिलेंगी और मैं सबको टिकट दिला दूंगा, उसके लिए अखिलेश तैयार नहीं। और उसका रीजन ये भी है कि एन वक्त पे जो जब बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, उनको एकोमोडेट करने में आप अपने भी तो बहुत सारे लोगों को जो आपके साथ पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत समय से, देखिए पार्टी में जब पूरा स्ट्रक्चर होता है तो आप सबको साथ लेके चलते हैं। और आपके बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं, अगर आप सत्ता में नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, जो कांग्रेस के साथ में आज हो रही है। जैसे एक जमाने में कांग्रेस जब दिल्ली में शासन करती थी तो स्टेट के जो छत्रप्स होते थे जिनको टिकट नहीं देना उसको कहीं एकोमोडेट कर देते थे, जो आज बीजेपी कर रही है। जो पुराने नेताओं को अगर उनको हटाना है तो वो किसी को राज्यपाल बना देगी, किसी को किसी कॉर्पोरेशन में भेज देगी, किसी को कोई कमीशन में भेज देगी मेंबर बना करके। ये ऑप्शन जो है और पार्टियों के पास नहीं होता है, और वो बड़ी उनके लिए परेशानी की बात होती है। अब ममता ने जैसे कुछ लोगों को बंगाल में बुलाया तो राज्यसभा का सीट दे दिया एक दो लोगों को, अब 4-5 के अलावा 10-15 को तो नहीं मिल सकती राज्यसभा की सीट। तो इस कारण से जो है जो डिसेंटर्स होते हैं पार्टी के अंदर वो ज्यादा डैमेज कर देते हैं। कई बार पार्टी को जो है आज की परिस्थितियों में बाहर वाले से ज्यादा भीतर घात का ज्यादा खतरा होता है। तो जो ऊपर से जो देख के जो कल उनका जो मैंने टीवी में देखा पूरा, थोड़ी देर जो क्लिप हमारे पास आई थी, क्योंकि मैं तो चैनल्स देखता नहीं, तो जब
चंद्रशेखर जिस तरह से बात बोल रहे थे कि अखिलेश जो है वो दलित विरोधी हो गए, तो ये बड़ा इमेच्योर है, क्योंकि आप कल तक उनके साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं, आज आपकी निगोशिएशन फेल हो गए तो वो दलित विरोधी हो गए। समाजवादी पार्टी को ठीक है, वो एक्यूजेशन उन पे लगते हैं पहले से मुलायम सिंह जी के टाइम के, लेकिन अभी ये बात अचानक से वो साथी जो एक बार निगोशिएशन कर रहा है वो आकर के बोले कि साहब उन्होंने बात नहीं मानी, तो कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है जो जितनी ये उम्मीद कर रहे थे शायद उतना नहीं हुआ, और उसके कारण से वो आ गए। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि भाई क्या एकोमोडेट, क्या उनकी टर्म्स कंडीशन चल रही थी क्या नहीं चल रही थी, लेकिन वो जो बार बार कह रहे हैं कि साहब 21% दलित है और हमारा इतना शेयर है, तो तुम्हारा नहीं भाई, अभी उत्तर प्रदेश से बीएसपी खत्म नहीं हुई है, और इसको अखिलेश जानते हैं कि जो दलितों का जो बड़ा वोट बैंक है अभी भी जो है वो बीएसपी के साथ ही जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतनी आसानी अभी इतना मायावती नहीं टूटी है कि जो कोई भी आके सेंधमारी कर ले, कम से कम दलितों का वो अंडरस्टैंडिंग अभी भी बहुत मजबूत है उस लेवल पे, और वो पार्टी चाहे हार जाए लेकिन उनका वोट उधर ही जाएगा। उनको इस चीज का चिंता नहीं है कि कौन जीतने वाला कौन इस चीज का है, उनको इस चीज की चिंता है कि हमारा वोट जो है हमें इस टाइम पे जो है मायावती के साथ खड़ा होना चाहिए। और वो क्योंकि एक पुराना बसपा का जो है वो अम्बेडकरी आंदोलन से निकली पार्टी, अब चाहे अम्बेडकरी हो या ना हो वो बात दूसरी है, लेकिन उसके साथ में एक पैशन लोगों का जुड़ा हुआ है, और वो उसको ब्रेक करना, क्योंकि बड़े बुरे दिनों में भी उसका परसेंटेज 21% के करीब उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। और चंद्रशेखर का जो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम और दलित मिलकर के अलायंस बनते हैं, वो ठीक है कि भाई उन्होंने रैलीज की, मीटिंग्स की, लेकिन रैलीज और मीटिंग से जो है अभी पॉलिटिकल सक्सेस हो जाए ये कहना बड़ा आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके बीच में अंतर द्वंद रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा, बाहर आके तुरंत कह देना कि अखिलेश एंटी दलित हो गए हैं अचानक से क्योंकि आपके साथ उनका अलायंस ना हुआ, ये थोड़ा सी इमेच्योरिटी था और ये नहीं होना चाहिए था। अंदर अंदर उनको निगोशिएट करना चाहिए था जो बात होती। एक सुभाष जी लगातार इस बात की तरफ संकेत भी करते रहे, उन्होंने इस तरह का उपक्रम भी किया कि अभी जो सामाजिक न्याय की बिखरी हुई ताकतें हैं और जो दलित ताकत है वो सब के सब मिलकर जो है एंटी बीजेपी एक फोरम बनाए। वो किस तरीके से मैंने जो उनका आकलन था वो क्या रहा है और किस आधार पर वो कहते रहे हैं, सुभाष जी? धन्यवाद साथियों। दरअसल विद्या भाई जो बात कह रहे थे वो अपनी जगह पर सही है, हो सकती है। मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ वो दूसरे पक्ष में कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप आरएसएस जैसी ताकत के साथ आप भिड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, और खास करके इस देश के एक बुद्धिजीवी वर्ग निश्चित रूप से थोड़ा राहत महसूस तब करने लगता है जब उसको लगता है कि एक ऐसी फोर्स जो देश में बौद्धिकता को कुचल रही हो उसको हराया जाए, और जो उसको हरा रहा है उसके साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है। और कई बार हम अपनी बातचीत में उस रिश्ते को भी अपने अंदर जीते हुए बात रखते हैं। तो वो मेरे साथ भी संभव है, आपके साथ भी संभव है। निश्चय ही चंद्रशेखर में अभी मैच्योरिटी नहीं है, मैं मानता हूं, जुआ है, अभी बहुत दिनों से राजनीति में नहीं आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि मायावती जी निश्चय ही दलित आइकन नहीं है, दलित चेहरा नहीं है, दलितों का उनके साथ जुड़ाव रहा है और है, जैसा कि बड़े भाई कह रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरह से इस समय जहां खड़ी हैं वो प्रतिपक्ष नहीं है, वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। इसमें अब कोई संदेह अगर किसी को हो तो हो, मुझे संदेह नहीं। काफी दिनों से पुलवामा कांड में उनके वक्तव्य से लेकर आज तक बहुत बारीकी से आप देखिएगा तो सत्ता पक्ष के बचाव में खड़ी है। ऐसे में एक दलित चेहरे की जरूरत थी अगर हाशिए के समाज को, वंचित समाज को अपनी एकजुटता के साथ मुकाबला करना है, या यूं कहे कि अगर मंडल विचारधारा को कमंडल के विचारधारा से लड़ना है, जूझना है, तो निश्चय ही एक दलित चेहरे की जरूरत थी।
और विगत 2 सालों से अगर देखिए तो सड़क पर जितने भी संघर्ष हुए हैं दलितों के प्रश्न, चंद्रशेखर के पास निश्चय ही बहुत बड़ा आधार नहीं होते हुए भी वो उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है हर घटना, हर जगह वो गए हैं। और 1 साल से ये गठबंधन की बात चल रही थी सपा से जो है राष्ट्रीय लोकदल की, भीम आर्मी की और सपा की, आज से नहीं चल रही। और 6 महीना पहले तय हो चुका था कि जो है राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी का सपा से गठबंधन हो रहा। मुलाकातें कई बार हो चुकी थी। तो ऐसे समय में भले ही वो कुछ नाजायज मांग आपको लग रहा रख रहे थे, तो बातचीत होनी चाहिए थी और उनको भी थोड़ा सा बाहर आकर इस बात को इतनी जल्दबाजी से नहीं करनी चाहिए थी। अभी थोड़ा सा संपर्क साधना और एक दूसरे से बातचीत करना, सुनने की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को फिलहाल अलग कर देना, कुछ लोगों को लग सकता है कि वो बेकार, कोई बहुत जरूरी नहीं है चंद्रशेखर को ढोना, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रशेखर से फायदा निश्चय ही आपको बहुत नहीं होने वाला था, लेकिन नुकसान उससे ज्यादा हो जाएगा। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि सपा के पास अभी भी आज के तिथि में भी कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सपा के ऊपर जो है ये आरोप लगता रहा है कि वो केवल जो है या तो यादव समुदाय की पार्टी है और दलित विरोधी पार्टी है, ये आरोप लगता रहा। कई लोग तो कहते हैं कि गांव में छत्री जितना दलितों की पिटाई करते हैं या उत्पीड़न करते हैं उतना ही यादव करते। तो एक धारणा बनी हुई समाज में, इस धारणा को तोड़ने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सपा का कोई बहुत नुकसान होने जा रहा है। इसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत सारी ताकतें जो हैं, जो एक तरीके से ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो सपा के साथ है। इस समय सपा मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं रही है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी जिस वर्ग की ताकत भाजपा को मिली हुई थी, वह वर्ग उससे छिटक भले गया है। उस वर्ग के कुछ ऐसे लोग जो बिखरे हुए थे, उनको सपा जो भाजपा जो है बटोरने की तैयारी में है। और 1-2 दिन में आपको ये दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। कुछ ऐसे लोग, खास करके कुशवाहा, मौर्य, शाक्त, सैनी, ये एक वर्ग में माना जाता है। इसकी 9% के आसपास आबादी है। ये बात सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा में जाने से और धर्म सिंह सैनी के भी जाने से ज्यादातर इस वर्ग का वोट भाजपा को गया था पिछले चुनाव में, और उनके अलग होने से वो अलग होगा। लेकिन अभी भी इस वर्ग के 1-2 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने विगत 5 सालों में कुछ आधार बनाया है। पूरी तैयारी है कि उनको भाजपा अपनी ओर आखेट कर ले जाए और इसको संतुलित करने की कोशिश करे। इसलिए लड़ाई बड़ी गंभीर है और एक बड़ी ताकत से लड़ाई अगर लड़ रहा विपक्ष उत्तर प्रदेश का, तो उसे जल्द से जल्द दलित चेहरे को अपने अंदर समाहित करने की जरूरत है। अब वो चेहरा मायावती जी चुकी इसलिए नहीं बन सकती है कि वो रिश्ता पहले से भंग हो चुका है, पिछले चुनाव के बाद ही भंग हो चुका है, नया बनने की उम्मीद नहीं है। तो दूसरा किसी विकल्प की जरूरत है। और बगैर उसके मैं समझता हूं कि अभी भी मुझे लगता है कि बहुजन विमर्श में जो मंडल बनाम कमंडल की एक संभावना तैयार हो रही है, और वह संभावना इतनी जरूरी संभावना है कि वो धार्मिक उन्माद को, हिंदुत्व को भोथड़ा करने की ताकत रखती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक दलित चेहरा को समाजवादी पार्टी को अपना लेना चाहिए, और तभी यह लड़ाई एक तरह आत्मविश्वास से लड़ी जा सकती है। बस मुझे इतना ही इस संदर्भ में कहना। मैं पिछले काफी समय से इस बात को देख रहा हूं और बातचीत में भी सामने ये आया है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पूरी माने शख्सियत है,
वो पिछले कई वर्षों से, जब से सहारनपुर कांड हुआ और जब से वो लाइमलाइट में आए, तो दलितों के बीच जन आंदोलन का एक बड़ा चेहरा वो बने हैं निश्चित रूप से। और उत्तर प्रदेश का चाहे पूर्वी इलाका हो या पश्चिमी इलाका हो, उनको एक बड़े प्रखर दलित आइकन के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन जब मैं उन्हीं दलितों से उनके राजनीतिक कद के बारे में पूछता रहा हूं, तो एक द्वैध की स्थिति में ही नहीं थे, बल्कि साफ साफ कई बार वो कहते थे कि राजनीतिक रूप से अभी हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनका पारंपरिक जो विश्वास है वो मायावती के साथ ही है, और उनको लगता है कि उनकी किसी भी समस्या को अगर मैंने सुलझाना है तो सत्ता में मायावती का होना बहुत जरूरी है। बाकी किसी भी तरीके से अगर किसी दूसरे को अपना नेता वो चुनेंगे तो वोट बिखरेगा उनका, और उनके बीच वो सॉलिडिटी भी नहीं रह जाएगी। लिहाजा वे बहुत सॉलिड तरीके से कैडर बेस पार्टी का जो एक मैंने जो होती है जो वैचारिक समझ, उस तरीके से सोचते हैं। डॉक्टर ओम शंकर हमारे बीच में है और कई बार सपा को लेकर वो मुखर आलोचना करते रहे हैं, खासतौर से परशुराम इत्यादि के मसले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं। अखिलेश यादव के परशुराम प्रेमी होने को की आलोचना जैसी उन्होंने की है, और उसकी भी आलोचना लोगों ने की है। मैं उनकी तरफ आना चाहता हूं कि क्या वे सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के सपा के साथ जो है गठबंधन न होने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, या चेहरे के तौर पर, दलित चेहरे के तौर पर उनकी उपस्थिति जरूरी है? बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और इस पर जो मेरा अपना विचार है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से, अगर वास्तविकता में अगर आप उसका एनालिसिस करें, तो लगभग 63 से 65 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, 63 से 65 उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें पिछले चुनाव में थी जिस पर की जीत और हार का जो अंतर था वो 7,000 के आसपास का था, और 10 से 15 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का जो अंतर था वो 1,000-1,500 के आसपास का था। एक पहली बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात जो है, रावण एक अनडिस्प्यूटेड दलित यंग आइकन है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तीसरी बात जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि बहन जी का एक बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन अब भी है, इस पर बहुत बड़ा संदेह है। क्योंकि हम लोग भी दलित समाज से अक्सर इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उनका जो रिएक्शन है उसमें दो तरह के लोग हैं, एक यंग जनरेशन के दलित और दूसरा है ओल्डर जनरेशन के दलित। जो बहन जी के ओल्डर जनरेशन के दलित हैं, जो पहले से शिवदास जी उसको म्यूट कर लीजिए, शिवदास जी माइक म्यूट कर लीजिए। जो ओल्डर जनरेशन के जो दलित हैं वो आज भी बहन जी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो गांव में है ज्यादातर जनसंख्या में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ दलित, जिसको आप कहेंगे कि 50-60% की आबादी ऐसी है जिसको चंद्रशेखर को वो अपना नेता मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात है कि कितना वोट किधर जाएगा और कितना नहीं जाएगा, ये और एक और जो है हाल के दिनों में जो बसपा का जो देखे सतीश चंद्र मिश्रा के साथ जो उनका प्रभाव बढ़ा है उस पार्टी में, उसके वजह से भी जो दलित आंदोलनकारी है अपने उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहन जी जो है मूल भावना से थोड़ा भटक गई है, अपने मेन पाथ जो है वो पूरी बसपा जो है भटक रही है। तो इसलिए वो लोग एक नए आइकॉन के तलाश में थे, हैं, अभी भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कितना वोट किसकी तरफ जाएगा। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो आप देखें कि कोई भी अपना वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है कि जब अपना वोट करें तो वही पार्टी जीते, यानी कि जो विन
विनिंग कैंडिडेट होते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग उसके तरफ जाते हैं। अब जहां तक रावण जी का सवाल है तो उनका अपना जो कई बार उन्होंने क्लेम किया कि पिछले 6 महीने से लगातार वो प्रयत्न कर रहे थे कि उनको कुछ सीटें दी जाए, और अंत में आकर जो अब आज जहां वो खड़े हैं वहां से निगोशिएशन पहले जो भी रहा हो, लेकिन हाल के एक आध महीनों में उनके हिसाब से वो सिर्फ 5 सीटें मांग रहे थे। मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि 5 सीटें सपा को उनको नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 5 सीटों पर वो अपना प्रतिनिधित्व अगर मांगकर अपने एक बहुत बड़े, जो कम से कम मुझे लगता है कि दलित वर्ग का की आधी जनसंख्या जो है, कम से कम 20-30 साल के इतिहास में पहली बार ओबीसी नेता अखिलेश जी को अपना वोट करने का मन बना रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती, जिससे अंत में कल तो शायद उन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता में ये भी कह दी कि अगर अखिलेश जी मुझे एक सीट नहीं चाहिए, सिर्फ ये कह दे कि मैं उनका छोटा भाई हूं, उसके बाद भी मैं उनको प्रचार करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हूं। तो उनके बड़प्पन को समझना चाहिए, और राजनीति में जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा काफी होता है, और वो उनके इतने अच्छे जेस्चर को हमारे समझ से सम्मान करना चाहिए, और अभी भी मौका है उनको अपने साथ लाकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो 8-10 हजार वोट भी काट दिए तो कम से कम 60-70 सीटों पर आपको नुकसान करेगा। उसके बाद आप इस चीज को अगर ये समझ रहे हैं कि बीजेपी बहुत कमजोर है या बहुत कमजोरी से लड़ रही है या उनके लड़ने का तरीका गलत है, तो मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ। बीजेपी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ग्राउंड लेवल पर उनके काम बहुत ही मजबूत हैं। उन्होंने बहुत ही मतलब माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा अपने विपक्षियों को प्रचार करने से रोक दिया है। उनके अपने व्यक्ति जो है एक एक लिस्ट निकाल रखा है कि कौन व्यक्ति को किससे उनकी पूरी योजनाओं का क्या लाभ मिला है। उनके घर घर जा रहे हैं और लाभ लेने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, और 2 मिठाई जो है, आप कह रहे धर्म की राजनीति खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं खत्म हुई। धर्म की राजनीति आज भी उनकी प्राइम एजेंडा के अंदर है। उनका जाकर आरती उतार रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तो अब आप समझिए कि वो अपनी उपलब्धियों को आपको एहसास करा रहा है कि आपको लैपटॉप दिया है, आपको गैस सिलेंडर दिया है, या बिजली कनेक्शन दिया है, चाहे जो भी रहा हो, जितने भी टॉयलेट हो, चाहे वो घर बनाने, सारी योजनाओं का एक-एक योजनाओं का अभी हाल में उन्होंने 10 लाख लैपटॉप और टैबलेट बांटे हैं। ये सारी जो चीजें माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर एक-एक कास्ट, वो कितने आपके कितने वोट को हटा दिया है, उन्होंने अपने कितने वोट को ऐड कर लिया है। तो बहुत सारे माइक्रो लेवल पर वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इस मैनेजमेंट में वो अभी भी अपर हैंड में है, ये वास्तविकता है। जमीनी लेवल पर जब आप पूछेंगे तो आज भी 5 किलो फ्री का अनाज जो है एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के बीच में, और उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है लोग। और मेरी समझ से कि जब चुनाव इतना कांटेदार हो, उस इतने अहम मुकाबले में अगर कोई आपको फ्री का समर्थन दे रहा हो, और तब भी अगर आप नहीं उस समर्थन को ले रहे हैं, तो मुझे महाभारत की कथा याद आ रही है कि जिसमें पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, और कौरवों को अहंकार था कि हमारे पास तो इतनी शक्ति है, मैं तो इसको हरा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, इसकी क्या औकात। और परिणाम हम सबको मालूम है कि उस कहानी का अंत क्या हुआ। वो सही हो या गलत, लेकिन एक कहानी है जिससे सीख ली जा सकती है। अगर ये गलती की है तो मुझे लगता है कि शायद चुनाव के बाद तेजस्वी जी जैसे फिर उनको ये मलाल ना हो कि काश मैंने मुकेश साहनी को क्यों नहीं लिया था। अगर लिया होता तो परिणाम कुछ और होता। तो एक राजनीति, कुशवाहा साहब जो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मतलब वो फायदा कर सकते या ना कर सकते, लेकिन नुकसान तो बहुत कर सकते हो। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं, किसी के भी साथ लड़ते हैं या अकेले भी लड़ते हैं, तो कम से कम 50, 60, 70 सीटों पर 2, 4, 5 हजार का वोट तो काट ही लेंगे।
और हो सकता है 2-4 जगह जीत भी जाए। तो जो 5 सीटें आप दे नहीं रहे थे, अगर वो कल को जीत कर आ जाते हैं और आपको 50 जगह हरा देते हैं, तो ये राजनीति तो कभी नहीं कह सकते हैं इसको। इसको सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे रावण से ज्यादा अपरिपक्व जो है वो अखिलेश जी दिख रहे हैं। और वो भी खास करके तब जब अपने विपरीत की विचारधारा। अब बताइए, परशुराम जी के पास जाने की क्या जरूरत है? इस देश में जब आप एक दुकान के बदले दूसरे दुकान में वही सब सामान मिलेगा तो जनता दुकान बदल के क्या करेगी? कि एक तरफ राम जी उनको परेशान कर रहे हैं और दूसरे तरफ परशुराम जी परेशान कर रहे हैं, तो फिर तीसरा कोई संविधान जी लेकर आएंगे तो लोग संविधान जी के तरफ चले जाएंगे या काम जी के पास चले जाएंगे। ये भी जो आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्ग है, आज क्यों परेशान है? लॉलेसनेस है, टोटल लॉलेसनेस है। आप देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में इनकाउंटर्स इस तरह किए जा सकते किसी के? मेरे ऊपर जो मुकदमा है, मैंने सिर्फ तुलना की है, वो भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि कहीं से कोई भी लीगल तरीके से और फैक्चुअल 100% फैक्चुअल चीजें कही मैंने। और उस तुलना के आधार पर अगर आपके हमारे और बोलने, अब देखिए, जब उन आपको भाषण करने नहीं देंगे, चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने नहीं देंगे, उसको अलग अलग तरीके से, अभी बहुत सारे अरेस्ट कर लिए जाएंगे लोगों को, कुछ अरेस्ट कर भी लिए गए हैं, जेल में डाल भी दिए गए हैं। तो फिर लोकतंत्र तो बहुत ज्यादा खतरे में है, और ऐसे खतरे में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। और एक लिबरल तरीके, जब वो कह रहा है कि मुझे छोटा भाई कह दीजिए, तो इससे ज्यादा कोई आदमी, और वो भावुक है इसलिए क्योंकि वो अभी तक नेता नहीं बना है, क्योंकि एक्टिविस्ट है वो। अगर वो नेता होता तो फिर वो अपनी राजनीति करता, काहे को वेट करता? वो एक नहीं 3 राजनीति पहले आप उसको धोखा देते, वो आपको धोखा दे रहा होता, फिर धोखा वाला खेल खेलता। उन्होंने सेंटिमेंटली आपके ऊपर विश्वास किया, ये जानकर कि बीजेपी आज उनके समाज को ज्यादा परेशान कर रहे पिछड़ी जातियों से। उनका समाज और उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है आज, वो ज्यादा खतरे में है। हर जगह दलित, जब इस देश में लॉकडाउन हुआ और पूरे भारत के अंदर क्राइम रिकॉर्ड कम हुए, तो क्राइम अगेंस्ट दलित फिर भी बढ़ गए। हर जगह उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा। और एक और बात जो जैसे कह रहे थे कि यादव या अन्य पिछड़ी जातियां दलितों और आदिवासियों का शोषण करती है, मुझे लगता है कि अब ये जो सोच है काफी आगे बढ़ चुका है, समाज आगे की तरफ जा रहा है। अब इन जातियों में जो बिखराव पैदा किया गया था, उनमें समझदारी विकसित हो रही है। और रोहित वेमुला हो या कई आंदोलन हो, वो हर आंदोलन में, दलितों के द्वारा चलाए आंदोलन में उनसे ज्यादा भागीदारी पिछड़े वर्ग के लोगों ने की, और उनको लार्जर अमाउंट में सक्सेस उसी आधार पर मिला है। तो उनके भी, चाहे वो यादव हो, चाहे अन्य कोई जातियां हो, कोई भी कुर्मी कोरी हो, उनका जो दलितों के प्रति जो लगाव है वो बढ़ रहा है, समझदारी बढ़ रही है। मैं नहीं कहता हूं कि एब्सोल्यूट हो गई है वो, और उस लेवल पर हो गई कि अब कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन ऐसे गलतियां जो है फिर से वो बिखराव पैदा करेगा और इस देश की राजनीति को अच्छे रास्ते पर आने से पहले ही एक गलत रास्ते में भटका देगा। और कोई सवाल आगे होगी बताएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और दूसरी चीज ये है कि ये पूरी परिघटना इस तरीके के संकेत दे रही है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो जिसके पीछे जो चीजें हो रही हैं वो लगभग विस्मृत हो रही हैं। ताहिरा जी हमारे बीच में हैं, वे इस घटनाक्रम को और उसके प्रभाव को किस प्रकार उसका आकलन करती हैं, वे अपनी बात रखें। ताहिरा जी। अनम्यूट करिए ताहिरा जी, अनम्यूट। जी, मेरा मानना है कि दलित लीडरशिप को लेना चाहिए था मजबूत करने के लिए, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है वो 5 सीट से कम पे राजी नहीं हो रहे थे। और फिर देखिए, जब इतने बड़े, अभी आप पहले वाले वक्ता मुझसे कह रहे हैं, जब खतरा इतना बड़ा है कि सामने एक आरएसएस पूरा लैस है, उनका संगठन जमीनों पे उतरा हुआ है, इतनी मजबूती से वो अपना काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं,
वो बराबर करते रहते हैं, इलेक्शन आने से पहले नहीं वो जमीनों पे उतरते हैं। तो उस समय अगर कोई ओबीसी और दलित गठबंधन बन रहा है तो कम सीट पे भी अपनी कम्युनिटी के लिए राजी होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चंद्रशेखर रावण को उससे भी सोचना चाहिए था। जब इतने लोग वो ओबीसी से ले रहे हैं, ओबीसी के बिखराव की वजह से ही पिछली बार इनका सपा का ये हश्र हुआ था और भाजपा ने एक खूबसूरत रेनबो बनाया था। उस खूबसूरत रेनबो की वजह से बड़ा दिमाग लगा के बनाया था, अमित शाह ने बड़ा काम किया था उसके ऊपर और बड़ा स्टडी के बाद ये रेनबो तैयार हुआ था। तो जाहिर है इस बार इन्होंने कुछ सीखा, उस रेनबो को बनाने की कोशिश की। वैसे तो ये भी क्रिटिसाइज किया जाए कि लोग अपॉर्चुनिस्ट थे, अब वहां से यहां आ रहे हैं। तो वक्त की नजाकत को भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि ओबीसी जिसका पूरा शिक्षा से भी बाहर हो गया, दलित बाहर हो गया, आप सोशल जस्टिस कहते रहे, सब बात करते रहे, बुद्धिजीवी भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं बैठ के सोशल जस्टिस। क्या सोशल जस्टिस है आप बताएंगे? सोशल जस्टिस सिर्फ कहने से होता है? एक समतल जमीन तो दीजिए, ओबीसी दलित सबको दीजिए। वो जीवन से लेके नर्सरी से लेके मरण तक तो वो लड़ रहा है आपसे, बराबर ब्राह्मणवाद को हेड ऑन ले रहा है। कितने लोग खुल के आंख में डाल के उंगली बात करते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ? वेमुला ने किया था ना, तो भी तो मैं कहती हूँ वो एक आइडियोलॉजी था, वेमुला मरता नहीं है, वेमुला एक आइडियोलॉजी था, वो आज भी जिंदा है। एंड द फायर ऑफ वेमुला विल बर्न ब्राह्मिकल माइंडसेट, ये मेरा मानना है। उस पूरे माइंडसेट को वो जो नौजवान निकल रहा है, चाहे वो ओबीसी से निकल रहा है या दलितों का निकल रहा है, जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है कि उनका आरक्षण खत्म कर दिया, उनको मार्जिनलाइज कर दिया, वो गरीब जो तबका जो सरकारी स्कूल में जा रहा है, वो रिक्शा पुलर का बच्चा रिक्शा पुलर ही बन रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हो। तुमने सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल बंद नहीं किया, लेकिन उसके पैरेलल प्राइवेट बड़े बड़े खड़े कर दिए। और फिर जाहिर है यहाँ की एजुकेशन और यहाँ की वो जो है मेडिसिन, उसका आपने बंटाधार कर दिया। जबकि मैं कहूंगी सरकारी अस्पताल कोरोना में जो सेकेंड लेयर थी, इतनी लीथल लेयर थी, उसमें जो केजीएमसी ने काम किया, जो पीजीआई ने किया, वो किसी भी प्राइवेट ने नहीं किया। उन्होंने खून सिरिंज से निकाल लिया गरीबों का, जो इतनी एक टुकड़ा जमीन थी वो भी बिकवा दिया। तो उस समय मुझे लगता है कम्युनिटी के बारे में सोचिए साहब। ओवैसी भी तो लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट भी तो बटेगा, क्या मुस्लिम वोट नहीं बटेगा? लेकिन जो मुसलमान है उसको सोचना पड़ेगा कि ओवैसी हमारे लीडर नहीं है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि अखिलेश हमको ले नहीं रहा है, हम तैयार है, अखिलेश हमको ले लो भाई। तो भाई ये देखिए, कुछ सोचने समझने की बात भी होती है। पहले एक बड़ी लड़ाई जब आप लड़ रहे होते हैं तो उसके लिए दिमाग बनाइए कि आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बड़ी लड़ाई आप लड़ लेंगे, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आप तमाम इश्यूज को, तमाम मुद्दों को अलग अलग से लेके फिर वो वैचारिक चीजों को लेके इंटेलेक्चुअल फोरम पे उसमें उस तरह से उसकी बहस करेंगे। और दलित की बात जो है, मैं इसमें अपने रावत भाई साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप, हमारे साथी कह रहे थे कि हम जमीनों पे गए, वहां पता किया, लेकिन अभी फिर से जाइए आप और देखिए, आज भी जाटो वोट 1% नहीं खिसका है, वो मायावती जी के साथ है। आप जाके देखिए आज भी, क्योंकि मायावती में जो भी खराबियां आई, मैं मानती हूँ बहुत सी खराबियां आ गई, अब उस पर हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन वो जिस सोशल जस्टिस की जमीन पे खड़ी होकर काशीराम के साथ संघर्ष किया, उसको अभी तक दलित जो है उससे देख रहा है। तो अभी उसका पूरा वोट नहीं खिसका है मायावती का। तो ये कहना कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा जो रेनबो बन रहा था, उसमें एक मजबूती आती और दलित आइकन होना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी कहती हूँ, अगर किसी भी दलित लीडरशिप को ये लाते हैं, चाहे वो जमीनी कोई भी नेता हो, मैं कह रही हूँ हो सकता है उसका नाम हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो जमीन पे काम कर रहा होगा, अगर उसको लाते हैं अखिलेश यादव और अपने इस रेनबो में उसको भी रखते हैं, भले ही उसे एक सीट देते हैं सिंबॉलिक, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा वो एक रेनबो बना रहे हैं वो मुकम्मल होगा, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट होगा और एक मैसेज लेके जा पाएगा। और चंद्रशेखर रावण को भी मैं कहूंगी कि उनको, मैं नहीं मानती कि ही इज अ मैच्योर लीडर। अगर वो मैच्योर होते तो इस बात को सोचते कि अभी तो एक दलित महिला के हाथ से सवर्णों ने खाना खाने से मना कर दिया था, अभी तो ये सब कवायद चल रही है। तो आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है। और अगर मान लीजिए 5 ना सही 2 सीट ले लीजिए, आप भावुक हो कि ये कहना कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, बट आई विल फाइट एज ए यंगर ब्रदर, उसके कहने से नहीं होता है। आप 2 सीट पे राजी हो, ये बात कर लीजिए उनसे,
इसको बात को चलाइए भाई। एक प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव पे बिल्डअप हो रहा होगा प्रेशर कि आपके पास कोई दलित नहीं है, आपको एंटी दलित की छवि आपकी बनाई जा रही है, तो उसके लिए वो भी कुछ दिमाग बना रहे होंगे, फिर बैठा जाए। अगर आप बात को, डिस्कशन को पहले ही दिन एकदम से ये सोच के कि मैं नेता बन जाऊं, एकदम से मैं आगे आ जाऊं, और आप बाहर जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके कह दे कि फलाना आदमी एंटी दलित है, तो मुझे लगता है कि ये आप अपनी कम्युनिटी की सोच समझ एक मिशन लेके नहीं चले हैं। क्या अंबेडकर ऐसे ही मिशन से चले थे? क्या काशीराम ऐसे ही मिशन लेके चले थे? एक मिशन है आपके पास। अगर रावण जो है ये यंग आइकन की तरह से उभर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल किया है, तो जाहिर है इनको कुछ अपने एक मिशन के रूप में इसको लेके चलना चाहिए। इस समय मुझे लगता है उन्हें बात करना चाहिए, एक बार फिर बात करना चाहिए उनसे, और लोगों को भी जो लिख पढ़ रहे हैं लोग, उनको भी लिखने पढ़ने के द्वारा ये एक दबाव बिल्डअप करना चाहिए। ऐसे नहीं ओबीसी के तमाम नेता जो भाजपा में गए थे वो वापस आ गए। जाहिर है भाई बुद्धिजीवियों ने लिखा है, पढ़ा है, उनके एक माहौल तैयार किया है जिससे कि जो उनके समाज के लोग थे वहां से आवाजें आने लगी थी, वहां से उनको नकारा जा रहा था कि आप उस आइडियोलॉजी से अगर आएंगे तो हो सकता है आपको वोट ना मिले, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को हम खारिज करते हैं। नौजवान ओबीसी के लोग जो है वो तैयार हो गए थे, खड़े हो गए थे, और गांव गांव में ये बात पहुंच रही थी। तो जाहिर हो सकता है वो प्रेशर बिल्डअप होने से ये तमाम नेता लोग आ गए सपा में, और सपा का ये रेनबो बन गया। और देखिए वो जो फरसा घुमा रहे थे वो बाद में अब ओबीसी की बात करने लगे, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया देखते देखते। जो वो धर्म की चाशनी में पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा इलेक्शन डूबा हुआ था और कोई नहीं समझता था। मैं कहती हूँ मुझे खुद नहीं लगता था कि ये इलेक्शन इस करवट जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन देखिए वो वहां कह रहे थे 80-20 और यहाँ पे देखिए अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया। इतनी जल्दी 80-20 खारिज हो गया। तो ये सोचने की बात है कि जनता चीजों को बनाएगी, रोज डेवलपमेंट होगा। इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तो देखिए बिल्कुल फर्क हमेशा होता है, और उत्तर प्रदेश के जो वोटर है उसकी नब्ज को पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता है। बहुत वोटर साइलेंट भी है, और साइलेंट वोटर को समझने में काफी टाइम लगता है। तो मेरा मानना है कि इस पूरे कवायद को ऐसे देखना चाहिए कि चंद्रशेखर रावण में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, ऊर्जावान यंग डायनेमिक दलित लीडर है जो बहुत आगे जाएगा। लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ इसको समझते हुए एक वो बना के ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डंड करे, क्योंकि देखिए ओवैसी डंड कर रहे हैं, मुसलमान उनसे किनारे हो गया है। मुसलमान बहुत मिनिमम उनको अपना लीडर मान रहा है जो कम पढ़ा लिखा है। आप देखिए, अगर बातचीत करके देखिए, क्योंकि देखिए कम्युनिटी के इश्यूज को और कम्युनिटी की जो बढ़तरी है उसको आपको आगे रखना पड़ेगा, भले ही समय लगे। राजनीति में एकदम से आप खिचड़ी नहीं पका देते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। आप उभरेंगे, अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी समाज के लीडर हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई वो कर देगा। अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं तो आप तब भी आप लीडरशिप में रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार और बात करना चाहिए, और इसको और नेता भी जो गण उनके करीब हैं उनको थोड़ी अखिलेश यादव को अकल देना चाहिए कि थोड़ा सा आप इनसे बात करिए, कम सीट पे ही सही आप इनसे एक कोलिशन बनाइए, इनको अलायंस में लाइए, क्योंकि दलितों को लाना मैं बिल्कुल मानती हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर मैं कहूंगी सोशल जस्टिस की बात अधूरी रह जाएगी। सोशल जस्टिस की बात में दलित लीडर को भी स्पेस देना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ओबीसी से इसको, इस रेनबो को नहीं सजा सकते। इसमें मुस्लिम लीडर भी होना चाहिए था, लेकिन ओवैसी कह रहे थे, लेकिन ओवैसी पे हम लोगों को भी यकीन नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि ओवैसी क्या करेंगे, ओवैसी को हम खुद नहीं मानते कि वो मुस्लिम्स के लीडर है, कि मुस्लिम की हित में बात करते हैं। हम नहीं मानते, हमें लगता है कि वो वोट काटने वाले और
डिवाइड करने वाले नेता हैं। तो ये तमाम चीजों को देख के ही देखिए, ये 22 के इलेक्शन में अगर छोटी छोटी गलतियां हुई तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, जैसे हमसे पहले जो वक्ता कह रहे थे, मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ कि भाजपा बहुत काम कर रही है जमीन पे। तो अगर जरा सा भी कहीं गलती चूक हुई तो ये आसान नहीं होगा, इसको सोचना पड़ेगा। और ये बात भी मैं उनकी जो प्रीवियस वक्ता थे हमारे, उनसे एग्री करती हूँ एक बात पे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि देखिए, जब हमारे पास, जब जनता के पास ओरिजिनल पार्टी है, धर्म की चाशनी पिलाने वाली पार्टी है, तो फिर अखिलेश यादव को क्या जरूरत है वो डुप्लीकेट बनने की? वो डुप्लीकेट बनेंगे तो उससे उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको ओबीसी और ऑप्रेस क्लास के इशू को ही लेके चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिरा जी। शिवदास हमारे बीच में है और शिवदास लगातार जमीन से जुड़ी हुई तमाम सारी घटनाओं को बहुत शिद्दत के साथ देखते रहे हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम पर शिवदास का नजरिया जानना चाहूंगा कि वो रखें हमारे सामने, और वास्तव में इस पूरे जो बहुजन राजनीति का एक रिवाइव है एक तरह से, वो क्या माने उसमें जुड़ रहा है और क्या उससे छूट जा रहा है इस घटना से, इसकी तरफ वो इशारा करें। शिवदास। शिवदास, क्या आवाज सुन रहे हैं? मैं एक बार फिर सुभाष जी की तरफ आना चाहूंगा कि एक बहुत संक्षेप में अब एक थोड़ा इस बात की तरफ हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि अभी कल जो घटना हुई उसकी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं बहुत तेजी के साथ, बौद्धिक जगत में भी आई है और राजनीतिक खेमे में भी लगातार आई है। किस तरीके से इस पूरे माने 2-3 दिन में हुए घटनाक्रम का जो एक माने की जो क्षति हुई है उसको कैसे माने फिर से उसको ठीक स्थिति में ले आया जाए और फिर से संवाद बने, क्योंकि अभी सारी जगहों का फैसला नहीं हो पाया है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी तो पहले चरण की घोषणा हुई है, तो किस तरीके से इस संवाद को फिर से कायम किया जाए और सहमति की तरफ जाया जाए, क्योंकि जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो केवल उसमें पिछड़े नहीं होते हैं, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी होते हैं। तो कैसे इस चीज को रिवाइव किया जाए? सुभाष जी। नहीं, बहुत कठिन नहीं है, बस सिर्फ बात इतनी है कि हम कितना ज्यादा आत्मविश्वास में आ जा रहे हैं और कितना हम जमीनी स्तर पर और थोड़ा सा उदारता से इस बात को सोचते हैं। बस फर्क यहाँ है, जिस तरह से भरभरा कर एक तरीके से लोग जो है भाजपा छोड़कर जब सपा की ओर आए हैं, तो मुझे लगता है कुछ रणनीतिकार ऐसे हैं जिनको लगा है कि अरे अब तो सब पलट गया, मेरे ही पास आ गए, अब बचा क्या है, अब कुछ सोचने उचने की जरूरत नहीं है। अब तो यहां तक कि कुछ लोगों ने तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया मंच पर, भाई कहा कि ये 10 मार्च को अब शपथ लेना बस रह गया है, घोषित कर दिया। देखिए, राजनीति में अगर इस तरह से मूल्यांकन होने लगेगा कि आप चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ आपने घोषित कर दिया, इतना आसान नहीं है। हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बात को माना है कि भाजपा इतनी आसान इस पूरे चुनाव को नहीं छोड़ने जा रही है आपके लिए। इसलिए जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत आसान है, ये कॉल बहुत जरूरत है। बड़े भाई एक फोन कर सकते हैं, देखिए बड़े भाई को उदार होना पड़ेगा, हमेशा बड़े आदमी, आप छोटे पर बार बार ना कहिए कि रावण ही आकर बात करे, रावण ही अपना छोड़ दे, रावण ही सब कुछ कर ले। वो ठीक है, वो मेच्योर नहीं है, ये मैं मानता हूँ, अभी जुआ है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि जुआ है, अभी सीख रहे हैं, तो मेच्योर कहाँ से हो गए? इसलिए उनको तैयार करना भी हमारा दायित्व होता है। एक दलित नेता जिसमें ऊर्जा है उसको हम तैयार कर सकते हैं, और एक भाई को कॉल किया जा सकता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आ जाओ, इस चुनाव को लड़ो, पूरी सरकार तुम्हारी है। 5 सीट की बात क्या कर रहे हो, पूरी सरकार तुम्हारी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक कॉल अखिलेश जी का रावण को वापस बुला लेगा, सीटों की बात उसमें आड़े नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। अभी युवा एक नेतृत्व उभर रहा है, सीख रहा है,
और स्वयं वो मायावती के पास भी जाना चाह रहा था, मायावती की आवाज भी उठाना चाह रहा था। बहन जी ने नकार दिया, बहन जी ने उसको अपने पास आने से रोक दिया। फिर वो कहाँ जाए? उसके जो बड़े नेता है वो उससे नहीं ले रहे हैं, ओबीसी के बड़े नेता उसको नहीं ले रहे हैं, फिर वो जाएगा कहाँ? आप चाहते हैं, उसको बाध्य करना चाहते हैं कि अभी उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो वो फिर उन्हीं शक्तियों के हाथ का खिलौना बन जाए जो पूरे बहुजन राजनीति को हमेशा के लिए दफन करना चाहती है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं और आपसे इस बात को मैं जिक्र करता हूं, आप असहमत भी होते हैं तब भी, कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान अल्पसंख्यक सब हमारे भाई हैं और सबके साथ लेकर विचारधारा, एक बहुजन विचारधारा का निर्माण करना होगा, सबको लेकर साथ चलना होगा। कुछ कमियां भी हो सकती हैं, उस कमियों को इग्नोर करना होगा या बैठ कर बात करना पड़ेगा। बातचीत एक ऐसी प्रक्रिया है कि बहुत सारे गुस्से को, नाराजगी को दूर कर देती है, और हमें जब लड़ाई लड़नी है अपने हकों के लिए, और वो हक जो इस तरह से छीने जा रहे हैं कि जल्दी से उभर कर आने वाले नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई लिखाई में भी जिस तरह से वंचितों को वंचित किया जा रहा है, ये 50 साल आप पीछे हो चुके हैं और कुछ दिन के बाद से सदी पीछे आप हो जाएंगे। हम लोग तो फिर नहीं देख पाएंगे इस देश के किसी भी परिवर्तन को, और किसी भी तरह से भी हमारे दलित और बहुजनों का किस तरह उद्धार होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और कभी भी मैं अपने जीवन में भी ये मैं खुद भी और मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि हमें नाराजगी कतई बहुजनों के बीच में अगर हो भी तो उसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए, इसको बहुत दूर तक ढोना जरूरी नहीं है। और आदरणीय अखिलेश जी भी मैं समझता हूं कि इसको समझ रहे होंगे, और वो आजकल बहुत गंभीरता से वो भी बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। एक शुरुआत करें और रावण को एक कॉल करके बुलाएं और वो आ जाएंगे और इस समस्या का हल भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक जो बहुत छवि है, मैंने जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि सभी लोगों के बीच में जब तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं होगा और उसको लेकर बहुत गहराई से जो आने वाला समय है उसमें जो क्षतियां हुई हैं उसको, उसकी पूर्ति के लिए जब तक एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा लोगों के पास, तब तक बहुजन राजनीति का नया चेहरा बनता हुआ दिखे भले, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि व्यावहारिक तौर पर बहुत बड़ा रास्ता तय करने की स्थिति में सक्षम होगा, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जिस इलाके से आते हैं और वहां दलित उत्पीड़न की जो माने स्थिति है वो और जगहों के मुकाबले निश्चित रूप से अलग है, और भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से शोषण के तौर तरीके लागू हैं और बहुत सारी जगहों पर उसके अलग भी नैरेटिव है। तो ये जरूरी है कि तमाम सारी चीजों को मिलाया जाए और तमाम सारी चीजों के साथ जो है बात की को आगे बढ़ाया जाए। विद्याभूषण रावत इस पूरे माने जो है परिदृश्य को लेकर जो सोचते हैं कि माने बहुजन राजनीति की कौन सी चीज है जो उसको आगे बढ़ाने में मददगार होगी, मैं चाहूंगा कि वे इसको साझा करें। देखिए, एक चीज तो भारत के संदर्भ में ये कहना पड़ेगा कि भारत जो है वो कोलिशन का एक कंट्री है, और ये सामाजिक कोलिशन और पॉलिटिकल कोलिशन ये बहुत पहले से बनने चाहिए। ये चुनाव के एक दिन पहले मेरी बेटी को टिकट नहीं मिल रहा, वहां से तो मैं इधर आ जाऊं और फिर मैं पूरी कम्युनिटी का नेता कहूं अपने को, ये क्योंकि हमारे समुदाय जो भी नेताओं के पीछे जो है भेड़ चाल की तरह जाते हैं, और नेता अगर समुद्र में कूद जाएगा तो वो भी कूद जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी जो अभी बड़ी स्टैंड करती है कि उसने शुरू से लेकर के ही अपने नेताओं से ज्यादा जो बीजेपी को हरा सकता है उस पर भरोसा किया। उसके नेगेटिव पॉइंट भी थे, पॉजिटिव भी थे, पर उसने वो किया। लेकिन ये दूसरी जातियों में ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भी कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि इस चुनाव में मुसलमान ने बहुत क्लियर कर दिया कि उसने किस तरफ जाना है, और समाजवादी पार्टी उसका जरूर प्राथमिकता दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर दूसरी जगहों पर कोई पार्टी और अच्छे कैंडिडेट देगी तो मुस्लिम उस तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ऐसा बंधा रहेगा उस तरफ। क्योंकि चंद्रशेखर वाला जो मामला है उस पर बहुत, देखिए समाजवादी पार्टी पे तो मुलायम सिंह जी के टाइम से ही एंटी दलित होने के आरोप लगते हैं, बहुत शुरू से लेकर के। लेकिन अखिलेश ने थोड़ा सी जो है उनका एटीट्यूड चेंज हुआ था काफी, उनके भाषा शैली भी बहुत बदली।
और वो पिछले जो ये पूरा जो विद्रोह हुआ भाजपा के अंदर, उसने ये भी दिखाया अखिलेश को कि भाई आप परशुराम का एजेंडा लेके नहीं चल सकते। अभी एजेंडा तो सामाजिक न्याय का और दलित पिछड़ों का ही चलेगा। कितना आप कोशिश कर लीजिए, बहन जी और अखिलेश में कंपटीशन चल रहा था, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। अभी जो पूरा जो एक बदलाव दिखाई दिया, वो ओबीसी का जो झुकाव दिखाई दिया, बहुत क्लियर कट असर्शन अखिलेश यादव की तरफ दिखाई दिया। ये बिल्कुल पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, गांव में भी जाए तो एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश एक्टिव हैं। लेकिन इसको कह के हम ये नहीं कह सकते कि बीएसपी जो है वो डेसिमेट हो गई है या खत्म हो गई है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो पूरा एनालिसिस है वो इसी चीज पे आधारित है कि चंद्रशेखर उभर के आ गए हैं और बीएसपी खत्म हो गई है। माफ कीजिएगा, ये अगर आप दलितों से सवाल पूछेंगे, उनके इंटेलेक्चुअल से पूछेंगे, तो वो इसको सहमत नहीं होंगे किसी कीमत पे भी। और एक आप पूरे, अगर आप पीछे कई समय से देख लीजिए, तो मीडिया ने जो 3-4 लोगों को बहुत हाईलाइट किया था पिछले 4-5 साल में, रोहित वेमुला की हत्या के बाद, आप अगर उसमें देखें तो जिग्नेश मेवानी से लेकर के और कन्हैया कुमार तक मीडिया की एक डार्लिंग ऑफ द मीडिया थे। और उसको हर एक ये कह रहा था कि भाई ये नया आ गया है। सबकी इच्छा थी कि मायावती अपना आप डिसअपियर हो जाएं और यही अब नया चेहरा दिखाई दे। उसका कारण ये है कि जो अम्बेडकरी आंदोलन से निकली हुई राजनीति है, वो एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स है। मायावती अभी उससे बाहर नहीं निकली है। वो अभी भी जो है एक दूसरे के विषय में उतना संदेहास्पद होता है, जितना जो दूसरी जातियां जितना अखिलेश के साथ आसानी से आ सकती है, इसलिए बहन जी के साथ नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एक अम्बेडकरी राजनीति का एक पहलू है। वो थोड़ा सी जो है असर्शन है उसमें, आसानी से सब्जुगेशन नहीं। जो कल जो हुआ, जो जिस तरह से आप उसमें देखिए सोशल मीडिया पे जो अम्बेडकराइट्स के ट्वीट हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं चंद्रशेखर से कि वाकई में क्या तुम अम्बेडकराइट हो? जो जिस तरह से वाकई में, क्योंकि एक दलितों के बीच में कि बहन जी किसी के पास भीख मांगने नहीं जाती हैं, वो खड़े होके स्टैंड जैसे बोलते इक्वल फुटिंग पे आपसे बात कर रही है। अब अखिलेश के सामने जो समस्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो समस्या ये थी, 2-3 किस्म की थी। एक, चंद्रशेखर, हम और आप दलित और इस सब चीज की बात करते हैं, लेकिन असल में राजनीति में जातियां हैं। तो जातियों के कॉन्टेक्स्ट में दलितों की जो सबसे ज्यादा भागीदारी समाजवादी पार्टी में आई है, वो पासियों के जरिए आई है। आप अगर देखें, उनके सबसे ज्यादा विधायक हैं पासी समाज के हैं, और बहुत बड़ा पूर्वांचल से लेकर के और सेंट्रल यूपी तक पासियों का काफी दबदबा है। चंद्रशेखर कितना भी दावा कर लेंगे, लेकिन उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलायंस के जरिए जो है आरएलडी को सीटें जा चुकी हैं, आप ये समझिए। और आरएलडी को जो सीटें जा चुकी है, तो वहां जाके जबरन अब ये तोड़फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ये देखना है कि आरएलडी के साथ मेरा समझौता इंपॉर्टेंट है या चंद्रशेखर के साथ इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं पर जो है अंदर मुझे ये भी थोड़ा सी रहा कि भाई वो एक बैलेंस व्यू लेके चल रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोगों का ये मानना था, वो गलत हो सकता है सही हो सकता है, कि साहब मुलायम सिंह जी ने जो है कांशीराम जी के साथ समझौता करके उनको ज्यादा स्पेस दे दी उस दौर में। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी बहुत ज्यादा अखिलेश स्पेस दे करके जो है परसों अपने लिए सरदर्दी न महसूस करें। तो ये कहीं पॉलिटिक्स में ये सब चीज होती है, और ये सब चीज एडवाइजर्स होते हैं। जैसे कल मैं एक किसी का क्लिप देख रहा था समाजवादी पार्टी का, वो कह रहा था कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो है दलित विधायक नहीं है या दलित नेता नहीं है पार्टी के अंदर, क्योंकि चंद्रशेखर जरूर एक ऑल इंडिया फिगर है, दुनिया भर के लोग उन पे बड़े आसान्वित हैं, ऐसे है जो हम लोग जो सोशल मीडिया में रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो है बीएसपी का कार्डर है, वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि एक जो पार्टी जो है मूवमेंट से आके बनी है, जिसके लिए कांशीराम ने अपना पूरा लाइफ लगाई, वो इतनी जल्द, मैं पंजाब में था, मैं आपको बता रहा हूँ, और जब लोग बात कर रहे थे तो मुझे इतने पुराने लोग मिले जो आज भी बोलते हैं कि चाहे पार्टी हार जाए लेकिन हमारा वोट जो है वहीं जाएगा। तो वो एक जो पूरी वो है उसमें, इसलिए हमारे पूरे एनालिसिस में ये इस कारण से उभर रहा है कि हमने ये मान लिया कि बीएसपी कहीं स्टैंड नहीं करती, जिसे मैं एग्री नहीं करता। मैं अभी भी नहीं मानता कि बीएसपी खत्म हो चुकी है। अभी जो बीएसपी ने पहली लिस्ट जारी की है वो बड़ी, उसके कारण से दूसरी पार्टियां परेशान है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड में है। ये जरूर है कि परेशान है लोग कि भाई कैसा, लेकिन एक चीज दलितों के दिमाग में रहती है कि मुख्यमंत्री पद अभी भी अगर कोई दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो कभी नहीं आएगा दलितों के पास में, ये बीएसपी के जरिए ही आ सकती है, और इसकी वो गारंटी मायावती में ही देखते हैं और किसी दूसरे में नहीं देखते।
कि जो कल भी कोई अगर दलितों के नाम पे मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई पार्टी क्लेम कर सकती है तो बीएसपी ही है और कोई दूसरा नहीं है। और इस कारण से जो है अभी भी उनका वोट का ज्यादा परसेंटेज जो है वो अपने उसमें ही जाएगा, क्योंकि दलितों का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, ओबीसी के मुकाबले में ज्यादा हुआ है। अभी भी आप देखिए तो अंबेडकर का साहित्य जो है वो सबसे ज्यादा है, फूले का साहित्य वही उन्हीं के पास ज्यादा बिकता है। आप कितनी बड़ी दलित इंटेलेक्चुअल क्लास खड़ी हुई है और वो पूरा जो नैरेटिव है वो मायावती और बीएसपी के पक्ष में ज्यादा जाता। अभी भी अगर आप उस नैरेटिव के बीच में जो नॉन दलित दलितों के बारे में चर्चा करते हैं उनमें ज्यादातर जो है चंद्रशेखर के प्रति ज्यादा आकर्षण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो विद इन दलित मूवमेंट अगर आप बात करेंगे तो चंद्रशेखर के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना जो है आउटसाइडर जो हम लोग देख रहे हैं उनमें। और हम लोगों को इसलिए उसमें लग रहा है क्योंकि हमको लगता है कि वो मायावती के काउंटर खड़े हो जाएंगे और वो अलायंस कर लेंगे सारी सेक्युलर फोर्सेस से। तो अब दलितों में ये है कि भाई हमारी शर्तों पे कौन हमारे साथ काम करेगा। ये एक बड़ा मतलब पहले हो सकता है कि वो दौर गुजर गया हो और अब नया दौर हो, लेकिन पार्टियां हैं राजनीति में तो वो अपने हितों के बारे में बात करेंगी। उसमें हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि भाई वो सब मिल जाए तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टियों के है। हम तो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में सपा का जो है ये जैसे तमिलनाडु का जो एक्सपीरियंस है कि कभी डीएमके आती है कभी एडीएमके आती है, लेकिन पेरियार सेंट्रल फिगर है तमिलनाडु के अंदर। पेरियार को गाली गलौज करके कोई पार्टी तमिलनाडु में नहीं चल पाएगी। ऐसा हम उत्तर प्रदेश में चाहते थे कि भाई सपा बसपा के बीच में हो असली जो लड़ाई, और वो जो है वही विपक्ष की पार्टी बने मजबूत और एक सत्ता पक्ष की पार्टी बने। लेकिन क्योंकि दोनों के जो ये इसलिए हुआ क्योंकि अलायंसेज हमारे लॉन्ग टर्म नहीं है, हम चुनाव के पूर्व संध्या पे अलायंस बनाते हैं। जैसे केरल में है यूडीएफ एलडीएफ, एक लंबे समय के अलायंसेज हैं। तमिलनाडु में जो है इवन डीएमके अपने बल पे सरकार बना सकती है, लेकिन उन्होंने भी अलायंस स्टिच किए और वो लॉन्ग टर्म अलायंसेज हैं। वाम मोर्चा का जो है 33 साल का अलायंस था ज्योति बसु के अंडर में, कितना बड़ा अलायंस था। ये जो है लंबे टर्म के अलायंस बनाने पड़ेंगे और वो फ्यूचर में वही चलेंगे। ये चुनाव की संध्या में इधर से उधर आके जो लोग आते हैं उन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या करें ये सवाल तो बहुत बड़ा है निश्चित रूप से, लेकिन कैसे करें और कितनी शिद्दत के साथ कितनी दीर्घकालीन और जो योजना के साथ करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक बार फिर ताहिरा जी से चाहूंगा कि वे अपने उस नजरिए को हमारे सामने रखें कि क्या करना चाहिए अभी। जैसे एक बहुत क्रूशियल समय चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, और इसमें कोई भी निर्णय जो गलत होगा वो उसका असर बहुत दूरगामी होगा और बहुत खराब भी हो सकता है। ताहिरा जी। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए जैसे मैं मानती हूँ जो अभी विद्याभूषण रावत जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मैंने पहले ही अपनी बात रखी थी कि मायावती के पास जाटो वोट इंटैक्ट है और पासी सारे विद्या जी सपा में नहीं है, भाजपा में भी है। भाजपा के पास भी अच्छा परसेंटेज है अगर आप जमीन पे देखेंगे तो ये वेस्टर्न यूपी में ही चंद्रशेखर रावण जो है ये एग्जर्ट कर रहे हैं, अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं आप कह सकते हैं। तो जाहिर है कि इनको लेना, अगर ये मतलब आना चाहते हैं तो इनको लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ कोई गुंजाइश वहां बनानी चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमारे विद्या जी ने कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी आप उनसे इतना ज्यादा उम्मीद न करिए कि आप उनको इतना समझिए कि वो बहुत ही बिल्कुल एकदम जरा सी देर में सब धुल के साफ हो गए और बिल्कुल सोशल जस्टिस की समझ उनकी हो गई। ऐसा नहीं है, ये पावर का खेल है। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ये पावर का खेल है, इनको एनजीओ की तरह काम नहीं करती। जैसे पहले ही विद्या जी ने कहा था, दे आर नॉट एनजीओ। ये कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल्स का कि जो वहां पर उनकी इथिक्स की बात करे। बहुत इथिक्स की बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ बात होगी विन विन पोजीशन की। यहाँ बात होगी कि अगर 5 साल बाद रीजनल पार्टी फिर नहीं आती सत्ता में तो खत्म हो जाएंगे। बात होगी इसकी कि उनका नाम ही नहीं रहेगा। बात होगी कि हमारे सब भाग जाएंगे। तमाम चीजें दिमाग में होती हैं। तो वेस्टर्न यूपी में जब उन्होंने बना लिया जयंत के साथ, सही बात है, और जयंत के साथ जो उन्होंने बनाया मुझे लगता है बहुत जरूरी था। वो कोलिशन बहुत जरूरी था। वहां पे किसान जितने भी है वो आए। देखिए वहां भी जो एक सांप्रदायिक दीवार थी वो किसान मूवमेंट ने तोड़ा। और ये जयंत के आने से ये जो आपका मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फर
और जो दंगे हुए थे, और जो किराना था, वहां की जो तमाम अंदर जो कुंठा थी दोनों कम्युनिटी में, वो खत्म हुई। इस किसान मूवमेंट ने उसकी दीवार को धराशाही कर दिया। तो जयंत के साथ तो उन्होंने बहुत समझदारी से किया, और जयंत ने भी बहुत समझदारी के साथ इनसे बातचीत करके वो इनका कोलिशन हुआ। तो वहां पर इनके पास बिल्कुल सही कह रहे हैं, जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो लोग बिल्डअप करें, प्रेशर उन पे आए कि वो रावण को, मैं कहती हूँ 1 सीट 2 सीट पे भी अगर कहीं देखें एडजस्ट कर सके तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सोशल जस्टिस, मैं फिर भी कहूंगी कि सोशल जस्टिस की लड़ाई सिर्फ ओबीसी से नहीं होती है, उसमें दलित भी होना चाहिए, मुस्लिम भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। लेकिन मैंने मुस्लिम का पहले ही क्लियर कर दिया कि हम ओवैसी लाख कहते रहे कि हम अखिलेश नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुसलमान खुद कह रहा है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमको लिया जाए। तो वो मुसलमान तो खुद समझदारी से बेचारा चल रहा है कि जो हार रहा होगा वो उसको एकजुट होके जाके वोट देगा, वो कैंडिडेट देखेगा और पार्टी देखेगा, उसकी अपनी परेशानियां हैं इस वक्त। तो मुझे लगता है कि दलितों को बिल्कुल फोल्ड में लाना चाहिए, और दलित की अभी मायावती को खत्म नहीं समझना है। इससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि मायावती जी अभी जीवित हैं, और बहुत कुछ वो जिस तरह से टिकट्स दे रही है अभी यूपी में, अभी इस पूर्वी यूपी में भी वो जिस तरह का अभी टिकट देंगी, आप देखिएगा उससे बहुत कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि अभी अखिलेश को अपने को मजबूत करना होगा, क्योंकि उनके लिए खेल आसान नहीं है। मायावती भी ऐसा नहीं है कि खेल उनका बहुत अच्छा करने जा रही हैं, काफी बिगाड़ने जा रही हैं, आप समझिए काफी बिगाड़ेंगी। और उसके बाद ये बीजेपी तो लगी जमीन पे काम कर ही रही है, तो ये तो मुश्किल दौर है ही है। तो अगर चंद्रशेखर भी खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत तो नहीं बिगाड़ पाएंगे चंद्रशेखर, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए मैं फिर क्लियर करूंगी, so, उनको फोल्ड में लाना जरूरी है। नॉट कि ही इज गोइंग टू जस्ट चेंज द गेम, वो चेंज गेम में नहीं है। चेंज गेम में मायावती ही है जो कुछ डंट कर सकती है। मेरा मानना है कि मायावती कहीं कहीं डंट करने जा रही है, उसको भी अभी दलितों को, और इसीलिए मैं बार बार ये मैसेज दे रही हूँ कि दलितों को ये समझना होगा कि इस समय किस तरह से उनका हैरेसमेंट हुआ, किस तरह से उनको हैरेस किया गया है जगह जगह पे। तो उनको ये समझना है इस समय, उनको पहले वोट देके ओबीसी के साथ मिलके वोट देके आए, एक पार्टी को विन कराएं जो सोशल जस्टिस की बात कर रही है। मैं कह रही हूं कर रही है, सोशल जस्टिस करने जा रही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही इस बात को। मैंने कहा ना कि इस समय विन विन पोजीशन देखती है पार्टियां, उनका कोई इथिक्स नहीं होता है। लेकिन जो सोशल जस्टिस की कम से कम बात कर रही है, उससे आप प्रेशर बिल्डअप करके सोशल जस्टिस करा सकते हैं। जिन नेताओं को वोट दे के भेजेंगे उन पे आप प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, कम्युनिटी ने, आपको काम करना है। तो ये देखना होगा, वरना अगर इसी तरह से वोट का बंटवारा होने लगा तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा सपा का निकालना। अगर इसी तरह से होने लगा, हर आदमी रूठने लगा, तो सपा नहीं निकाल सकती, वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसको सोचना पड़ेगा, एक बड़ा मिशन सामने है। छोटे छोटे मिशन को छोड़ दीजिए इस समय, और इस समय बड़े मिशन को, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को भी ये मैसेज जाना चाहिए, और अखिलेश को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई सोशल जस्टिस को की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं आप, तो आपको अपनी फोल्ड में एक दलित डायनेमिक लीडर को ले लेना, भले ही आप 1-2 सीट दीजिए, अब जैसे भी एडजस्ट करिए आप। लेकिन अभी किसान जो आंदोलन का जो ये क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें आरएलडी का आना और वहाँ के लोगों का, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जो निर्णय वो कर रहे हैं अपने तरीके से, वो एक बड़ा, वहाँ भी खेल कोई आसान नहीं लगता है। वहां ये नहीं लगता कि किसान आंदोलन की का फायदा पूरी तरह से आरएलडी ही उठा ले जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है, हमारा जो सबसे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि बहुजन वैचारिकी का एक चेहरा जो कि खो गया था पिछले 5-7 वर्षों में, इस तरह की चीजों का नाम जो है नहीं लिया जा रहा था, और लगभग संभावनाएं नहीं थी, लेकिन संभावनाएं बनी।
और उन संभावनाओं के बीच कई तरह की ऐसी चीजें भी आई, जैसे बहुत सारे बयानवीर हैं जो कि मुख्यमंत्री बना रहे थे, उनकी ताजपोशी कर रहे थे और अभी भी वो जुड़े हुए हैं। उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि आने वाला समय जो है, जो बहुजन वैचारिकी का एक मुकम्मल चेहरा बनता है, वो एक बड़ी बड़ी जो जमात है, जो दलित समुदाय है, उसका कोई चेहरा नहीं होने की वजह से निश्चित रूप से दूसरी चीज कि एक मैंने चंद्रशेखर रावण की जो एक जो शख्सियत है वो ये है कि जो उन मुद्दों की तरफ वो शिद्दत से वो लड़ने के लिए उन मुद्दों को लिए चल पड़ते हैं जिन मुद्दों पर आमतौर पर राजनीतिक कारणों से लोग जल्दी नहीं स्टैंड लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे चंद्रशेखर का एक अपना जो स्टैंड है वो राजनीतिक तौर पर भी और राजनीति में जीवंतता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि साथ लेना एक बहुत अहम एक मुद्दा था। डॉक्टर ओम शंकर इस विषय को लेकर कैसे सोचते हैं और क्या मैंने भविष्य में कोई ऐसी संभावना उनको नजर आती है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो गतिरोध आया है, वो गतिरोध दूर होगा और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है? अब एक बात जो राउत साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही सोच कह रहे थे कि वो क्यों नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच जो है वो सही नहीं है। और आप अगर ये समझेंगे कि किसी के लेने से और किसी के देने से अगर कोई बड़ा नेता बन जाएगा, तो ये हमें लगता है कि संकीर्ण राजनीतिक सोच है। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी जैसे मांग रहे 5 सीट, तो अगर मैं उनके जगह होता तो मैं उनको 10 सीटें देता। वो अगर मंत्री मांगते तो मैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी वर्ग तभी उस नेता के पीछे जाता है जब वो कुछ करता हुआ निर्णायक भूमिका में दिखता है। दलितों के पास आज एक स्टेब्लिश लीडरशिप है। हम इससे कतई असहमत नहीं है कि बहन जी आज दलितों के मतलब एक्सेप्टेड लीडर है, मतलब उसमें मेजॉरिटी ऑफ दलित आज उनको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर उनके विकल्प आपको तैयार करना है तो बहन जी को कमजोर करना होगा, और कमजोर 2 ही तरीके से कर सकते हैं, या तो आप किसी को नीचे करके या किसी को ऊपर उनसे बड़ा करके। आप नीचे करें, ये राजनीति तो बहुत छोटी है। बेहतर राजनीति यह है कि आप अपनी लकीर लंबी खींचें, यानी आप अपने अंदर अगर एक व्यक्ति को लेते हैं, दलित वर्ग अगर अपने आप को रिप्रेजेंटेड नहीं, अगर भाई बहुजन राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व और सम्मान की पूरी राजनीति है, ये समझने की बात है। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि आप मेरे पास आ जाइए, मजबूरियां राजनीति में क्या है? इस उत्तर प्रदेश एक छोटा सा राज्य गोवा नहीं है कि जहां सीटें नहीं मिल रही आपको 5। उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाला राज्य। आप विधान परिषद में भी सीटें दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी चुनाव लड़ ले। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मुझे जो लगता है कि इसमें संकीर्णता सोच की है, राजनीतिक संकीर्णता है। मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जो है लेना किसी सीट की कमी की वजह से, और ये उस जगह उजागर हो जाती है जब चंद्रशेखर जी खुद कहते हैं कि मैं बिना सीट के भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं, सिर्फ मुझे सम्मान चाहिए। अगर आप सम्मान भी नहीं दे सकते हैं तो ये सोच की राजनीतिक संकीर्णता है, और मैं इस विचार से कतई सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है, मैं तो अपने विचारों में कहा कि मैं अगर अखिलेश जी के पास होता तो मैं अपने 5 सीटें कम लड़ता और मैं उनको ज्यादा देता और एम्पावर दिखाता। मैं दिखाता कि मैं दलितों के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है और मैं कितना प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं उनको, और उनको बड़ा पद देता ताकि वो समझते कि मेरा एक बड़ा नेता हमारे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि बहुत सही आपने कही कि बहुत सारे उनके अंदर भी तो दलित नेता है, अपनी सीट पे तो वो दलितों को देते होंगे, लेकिन कोई भी उस दलित को नेता नहीं मानते। मतलब यूनिवर्सल लीडर, लोकल लीडर जरूर है, वो रिप्रेजेंटेशन लोकल लेवल पर जरूर है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई लीडर नहीं है उसके अंदर। तो ये, और आज दलितों के 2 ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीडर है, या तो बहन जी हैं या चंद्रशेखर जी हैं।
तो इसलिए और आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि बहन जी से अगर उनके वोट लेने हैं आपको, तो ज्यादा से ज्यादा ये फोकस करना है कि ये मजबूत हो, क्योंकि और इनके पास भी बहुत विकल्प नहीं है, तभी ये बार बार आपके पास जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक विकल्पहीनता की वजह से बीजेपी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब बीजेपी में जाएंगे तो इनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। और आप इनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं, यादवों से मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मुसलमानों से मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो या फिर और भी कोई पिछड़ी जातियों के, उससे आप मजबूरी का फायदा, जाएंगे कहाँ? राजनीति ये नहीं होनी चाहिए कि जाएंगे कहाँ, राजनीति ये होनी चाहिए कि वो हमारे ही पास आए। आप एक भी बार मुसलमान सब नहीं बोल सकते, और बोलते भी तो जिन्ना सब बोलते हैं, जो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पैदा करता है। ये जो सोच है ना, ये सोच जो है राजनीतिक अपरिपक्वता है, सोच की संकीर्णता है। और आपको ये बड़ा आप समझते हैं, बीजेपी जैसी पार्टियां जो है, बीजेपी जैसी पार्टियां आप देखिए हर दल, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देती है, जितवाती है, भले उसकी बात नहीं करे चाहती, वो दलित को राष्ट्रपति भी बना देते हैं, भले उनके मुंह पर एक लेबल लगा दे कि आप कुछ बोल नहीं सकते, कलम पर बैन लगा दे, लेकिन वो बैठाते जरूर है। ये समझने की बात है कि राजनीति में विविधता, प्रतिनिधित्व, सम्मान ये बहुत जरूरी है, प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति जो है गेम ऑफ परसेप्शन है, अगर ये परसेप्शन आपने क्रिएट नहीं किया तो फिर वैसे नेता तो आपके पार्टियां में है ही है, फिर उससे आपको चुनावी लाभ नहीं होने वाला है, दलित वर्ग टूटकर आपकी तरफ वोट करने वाला नहीं है। और हो सकता है कि चंद्रशेखर जी बहुत ज्यादा आपको फायदा ना पहुंचाए, जिसकी कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर खड़े होते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अभी तो बहन जी ने मुस्लिम और यादवों को अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दी तो उसके परिणाम क्या होंगे? दूसरा दूसरा जो है परेशानी यहाँ पैदा होगी कि जो कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को आपने लाया है, दूसरा पैरेलल कुशवाहा को खड़ा कर कुशवाहा कैंडिडेट बहुत सारे खड़ा करवा दिए जाएंगे, तब क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक ही सीट के लिए कैंडिडेट तो बहुत है, लेकिन सीट एक है, फिर उस सीट पर इन फाइटिंग जो होगा वो आपको फायदा कर रहा होगा या आपके पैर खींचकर आपको आप ही का आदमी हरा रहा होगा, बीजेपी की जरूरत ही नहीं है उसको हराने की। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाहरी गठबंधन भले भी कुछ हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास पॉलिसी को जो भी आप विचार बनाएंगे मैनिफेस्टो पे, जमीन पर पहुंचाने वाले कार्यकर्ता नहीं है आपके पास, और यही आपके फेलियर की सबसे बड़ी कमी होगी। इसको आप बहुत बड़े पॉलिटिकल गठबंधन बना के ही इन सामाजिक और व्यवहारिक कमियों को दूर कर सकते थे, जिनको आपने जीतने से पहले ही हारने की तरफ में दौड़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ा दुखद दिखता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की है, और ये बात हम कुछ चाहेंगे कि ये बात उन लोगों की समझ में आए जो इस समय उत्तर प्रदेश को नेतृत्व देने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। ताहिरा जी, डॉक्टर ओम शंकर, विद्या भाई और सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।